साथियों साथियों आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों, ये खबर है जो हमारे बड़े भाई या कहें बड़े भाई कह सकते हैं, जो हमारे भाई लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं कम उम्र में ही और लगभग 30-32 की एज में और मैक्सिमम 35 साल तक की या 34 साल तक की एज में वो कोई 16 साल सर्विस कर 15 साल सर्विस कर सेना से उन्हें पेंशन मिल जाती है और वो लिखकर आ जाते हैं, अपना रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे फौजी भाई लोग हैं, उनके लिए, ऐसे हमारी सेना में काम करने वाले ऐसे साथियों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन्हें यहाँ पर रोज़गार के लिए फिर तैयारी करनी पड़ती है, फिर कंपटीशन निकालना पड़ता है, कंपटीशन में बैठना पड़ता है, उसके बाद उन्हें नौकरी कहीं सरकारी दूसरी मिल पाती है। तो इसी के तहत यह पहल है भारत सरकार की। तो इस पर देखते हैं क्या खबर है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से बहुत कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व सैनिकों की लेटरल एंट्री भारत सरकार की एक पहल है। भारतीय सशस्त्र बलों में 15 से 30 वर्षों की सेवा प्रदान करने के बाद रक्षा बलों से रिहा होने वाले उन पूर्व सैनिकों को इस प्रतिस्पर्धा बाजार में एक नया करियर तलाशने की ज़रूरत है। यह अनुभव किया गया है कि मध्य आयु में प्रतियोगी परीक्षा देना काफ़ी कठिन होता है और किसी की क्षमता का आकलन करना आवश्यक नहीं होता। भारतीय सशस्त्र बल नामक अत्यधिक परिपूर्ण दुनिया में सेवा का अनुभव को इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समकक्ष सिविल नौकरियों में एक्स सर्विसमैन को उनके अनुभव और रैंक संरचना के आधार पर सीधे नियुक्त करने की पहल की गई है। रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे पर जुलाई 2022 में आयोजित विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा DESW के संबंध में रक्षा मंत्री की विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाशित रिपोर्ट है। ये पैरा है 7.1 से ली गई है। पार्श्व प्रेरण और पुनः रोजगार पूर्व सैनिकों की सैन्य रैंक या सैन्य सेवा की अवधि के अनुसार स्थिति की सुरक्षा की वांछनीयता, जो सिविल साइड पर पुनः नियोजित है या उन्हें लगातार पार्श्व नियुक्तियों की पेशकश कर रहे हैं, उनकी स्थिति और अनुभव के साथ भी DOPT या DESW में पूर्व सैनिकों के रोजगार के मुद्दे पर एक उचित समन्वय सेल की स्थापना की वांछनीयता, क्योंकि इससे संबंधित नीतियां DOPT के दायरे में हैं और DOPT और MOD DESW के बीच समन्वय की कमी है। सेवा मुख्यालय के कारण ऐसी नीतियों के आधार पर उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने में अनुचित देरी होती है। सेवा में रहते हुए शैक्षिक योग्यता में सुधार और कौशल विकास एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और इस पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए। पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर फिक्की जैसे संगठनों के साथ उच्च कॉन्फ़िगरेशन के लिए तरीकों का पता लगाया जाना चाहिए। ग्रुप डी के लिए आरक्षित रिक्तियों को पूर्व के उन्मूलन पर ग्रुप सी में मिला दिया जाना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेसीओ को उनकी पूर्ववर्ती सैन्य स्थिति से कम नियुक्ति लेने से हतोत्साहित नहीं किया गया जाए और उन्हें उनकी स्थिति और सेवा के अनुरूप नियुक्तियां प्रदान की जाएं। ये दिग्गजों को रचनात्मक गतिविधियों और राष्ट्र निर्माण में शामिल करने के लिए एक दिग्गज निकाय के निर्माण के माध्यम से लाभप्रद रूप से नियोजित करने की वांछनीयता की जांच करें। समिति का निर्णय जो है वो बताता हूँ आपको। बिंदु 7.1 में A1
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सशस्त्र बल कर्मियों के पार्श्व प्रेरण के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि सशस्त्र बल कर्मियों को पार्श्व प्रेरण किया जाना आवश्यक है। इस मामले को गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था, जिन्होंने सूचित किया है कि मामले की जांच के लिए डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें बलों के अन्य सभी डीजी सदस्य थे। समिति ने सीएपीएफ, आरएएफ और कोबरा बटालियनों में पूर्व सैनिकों को शामिल करने के प्रस्ताव को सीएपीएफ के परिचालन प्रदर्शन के लिए अच्छा नहीं पाया। नंबर 2, केंद्रीय सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती के पदों के लिए समूह बी अराजपत्रित में 10% आरक्षण प्रदान करने और समूह सी की सीधी भर्तियों के पदों में 20% आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव लिया गया। डीओपी एंड टी के साथ हालांकि अन्य मंत्रालयों विभागों के परामर्श से प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद डीओपी एंड टी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को पदों में रिक्तियों के लिए समूह बी के पदों में 10% आरक्षण और समूह सी के पदों में 20% आरक्षण करने के संबंध में प्रस्ताव सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। यदि सहमति हो तो वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हालांकि ईएसएम को उनकी स्थिति और अनुभव के अनुरूप नौकरियां प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। स्वीकृत नहीं डीजीआर द्वारा तैयार आरक्षण की निगरानी पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट से यह देखा गया है कि ग्रुप सी और डी के पदों में उपलब्ध मौजूदा आरक्षण भी केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उगम इस विभाग ने डीओपी एंड टी, डीपीआईई और वित्तीय सेवा विभाग से पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन करने के लिए अपने नियंत्रण वाले विभागों और संगठनों और कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा निर्देशों को लागू करने के संबंध में डीओपी एंड टी के साथ चर्चा की गई, जिन्होंने बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए डीओपी एंड टी के पास मंत्रालयों, विभागों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की एक प्रणाली है, जो रोस्टर प्रणाली के कार्य समन्वय के लिए जिम्मेदार है। डीओपी एंड टी द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षण के लिए एक समान प्रणाली अपनाई जा सकती है, जिसके लिए डीओपी एंड टी एक अलग ओएम जारी कर सकता है। डीओपी एंड टी ने मसौदा तैयार किए हैं और अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों की टिप्पणी मांगी है। ओएमएलओ की नियुक्ति के संबंध में डीओपी एंड टी द्वारा शीघ्र ही अपेक्षित है। बिंदु 7.1 बी, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का कार्य ही पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की देखभाल करना है। एक्स सर्विसमैन की कल्याणकारी गतिविधियों के समय पर निष्पादन और कार्य समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करने के लिए डीईएसडब्ल्यू में एक सेल मौजूद है। सेल में एक निदेशक, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारी कार्यरत हैं। डीईएसडब्ल्यू में स्थापित विभिन्न प्रभाग एक्स सर्विसमैन के कल्याण के विभिन्न पहलू जैसे पेंशन नीति मामला, पुनर्वास मामला, एक्स सर्विसमैन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, एक्स सर्विसमैन और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न अनुदान, विभिन्न मामलों पर एक्स सर्विसमैन की सार्वजनिक शिकायत देख रहे हैं। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रभाग स्वयं एक्स सर्विसमैन के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित मंत्रालय विभाग के साथ मामला उठाते हैं। एक्स सर्विसमैन कार्रवाई में मारे गए एक्स सर्विसमैन के आश्रितों से संबंधित नौकरियों में आरक्षण, चयन में मानक में छूट प्रदान करने, आयु बढ़ाने आदि के संबंध में नीति में संशोधन या नई नीति तैयार करने का मामला रक्षा मंत्रालय ईएसडब्ल्यू विभाग द्वारा डीओपी एंड टी के साथ लिया गया है। वित्तीय सेवा विभाग
सार्वजनिक उद्यम विभाग और जहां तक कि राज्य सरकारों के साथ भी बहुत तत्पर से। हालांकि एक अलग सेल स्थापित करने के लिए समिति की सिफारिशें इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की उपलब्धता के अधीन स्वीकार की जाती हैं। बिंदु 7.1C लेटर का ये है। ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम चार्टर के तहत सेवानिवृत्त सैनिकों को बेहतर प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए कौशल विकास से संबंधित रक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच 13 जुलाई 2015 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना के तहत NSDC या उसके भागीदारों द्वारा संबद्ध मान्यता प्राप्त विभिन्न सेक्टर कौशल परिषदों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों संरेखण के लिए पहचाना गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने और प्रत्येक एजेंडे पर दी गई समय सीमा के अनुसार इसे लागू करने के लिए DGR द्वारा विभिन्न कार्यशाला भी आयोजित की गई हैं। यानी सरकार के अनुसार सामान्य मानदंडों की प्रयोज्यता कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पर दिनांक 8 अगस्त 2016 की भारतीय राजपत्र अधिसूचना। इस मिशन के कार्य समन्वय का उद्देश्य DGR प्रशिक्षण सामग्री का NOS संरेखण सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क वांछित मानक मूल्यांकन और प्रमाणन प्रदान करना। DGR पाठ्यक्रम अब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार विभिन्न NSQF स्तरों से जुड़े हुए हैं, जिसका समग्र उद्देश्य रोजगार सृजन और सेवानिवृत्त के सैनिकों के लिए उपयुक्त रोजगार प्राप्त करना है। अगस्त 2016 से एक्स सर्विसमैन न्यूनतम NSQF स्तर 4 के साथ NSDC द्वारा प्रमाणित नियामक निकायों संस्थाओं द्वारा संचालित केंद्रीय राज्य सरकार के संस्थानों में कौशल पुनर्विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरता है। इसके अलावा अन्य पुनर्वास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी एक्स सर्विसमैन को प्रदान किए जाते हैं। विधवा और उनके आश्रितों को सरकारी निकाय द्वारा नियंत्रित संस्थान इस मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक मामला उठाया गया है। केंद्र राज्य सरकार PSU बैंकों और वित्तीय संस्थानों के तहत विभिन्न कार्यालयों के भर्ती नियमों में संशोधन के लिए DOPT सार्वजनिक उद्यम विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के साथ मामले को उठाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ दिनांक 4 दिसंबर 2017 को यह सुनिश्चित करने के लिए कि NCDC से जुड़े पुनर्वास पाठ्यक्रमों 6 महीने से कम के लिए दिए गए प्रमाण पत्रों को मान्यता दी जाए और केंद्र राज्य सरकार PSU बैंक नौकरियों में एक्स सर्विसमैन की भर्ती में उचित महत्व दिए जाए। एक्स सर्विसमैन को भर्ती में उचित महत्व दिया जाए। इस मान्यता से एक्स सर्विसमैन को नौकरी मिलने की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इससे उन्हें केंद्र सरकार द्वारा आवंटित एक्स सर्विसमैन आरक्षण कोटा पूरा प्रतिशत प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। एक सैनिक की व्यापार दक्षता का उचित समीकरण और सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी उचित मान्यता केंद्र सरकार की नौकरियों में एक्स सर्विसमैन के लिए लवारिस आरक्षित रिक्तियों को भरने में काफ़ी मदद करेगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए AS और DG NSTA की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया है। MSDE की सलाह के आधार पर इस विभाग द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए AS और DG NCDA की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया है। MSDE की सलाह के आधार पर इस विभाग द्वारा DOPT, DPE, DFS और रेलवे बोर्ड के साथ एक मामला उठाया गया है, जिसमें उनसे NSQF QUF अनुरूप कौशल स्तरों को शामिल करने के लिए अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। पूर्व सैनिकों द्वारा आरक्षित नौकरियों की
रिक्तियों में रोजगार के लिए नागरिक योग्यता के बराबर है। कॉर्पोरेट नौकरियों में एक्सर्विसमैन की बेहतर नियुक्ति की सुविधा के लिए DGR ने 2014 से CII के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। इस पहल को मजबूत करने के लिए जल्द से जल्द इसी तरह की व्यवस्था करने के लिए फिक्की के साथ प्रारंभिक चर्चा की गई है। DGR ने GII और फिक्की से भी अनुरोध किया है कि वे एक्स-सर्विसमैन की क्षमता और रोजगार की क्षमता के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से DGR को अपने संबंध कॉरपोरेट घरानों को संबंधित करने का अवसर प्रदान करें। ये बातचीत पहले ही कुछ आयोजनों में की जा चुकी है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अलावा 22 जून 2018 को मानेकशॉ ऑडिटोरियम में फिक्की और DGR के साथ एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय एक्स-सर्विसमैन के कौशल और दक्षताओं को कॉरपोरेट क्षेत्र में पेश करना पर आधारित था। कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे एक्स-सर्विसमैन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक इंटरैक्टिव पैनल चर्चा के दौरान विस्तार से चर्चा की गई और विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई जिन पर आगे काम करने की आवश्यकता है ताकि एक्स-सर्विसमैन और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच सही इंटरफेस विकसित किया जा सके। DGR और फिक्की के बीच एक मसौदा समझौता ज्ञापन पर 27 जनवरी 2020 को हस्ताक्षर किए गए। बिंदु डी, इसका बिंदु डी है जल संसाधन। बिंदु डी, ये तो बिंदु डी तो उससे ही है जो पहले मैंने बता चुका हूँ। बिंदु ABC उन्हीं से संबंधित। अब ये है बिंदु ई पे आ जाइए। मैंने तो 7.1 बिंदु ई, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा कोई इनपुट प्रदान नहीं किया गया। हालांकि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राज्य सरकार द्वारा हालांकि पेयजल और स्वच्छ मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार केवल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है और इस प्रकार राज्य सरकार वास्तव में जमीनी स्तर पर मिशन के सफल कार्य समन्वय के लिए संसाधन व्यक्तियों को शामिल करती है। इस प्रकार दिग्गजों के ऐसे संगठनों की सूची प्राप्त होने पर यह मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऐसे दिग्गजों को संसाधन व्यक्ति के रूप में सफल करने के लिए राज्यों को उसकी सूची को प्रसारित करेगा। इस संबंध में समिति की सिफारिशों और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की प्रतिक्रिया DGR, DIAV, DAV और DESA को भेज दी गई है ताकि वे ऐसी सेवाओं के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले दिग्गजों की सूची पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ साझा कर सकें। तो ये जो समस्त फौजी भाई हैं और जो एयरफोर्स में काम करते हैं, नेवी में काम करते हैं, थल सेना में काम करते हैं, ये सभी के लिए है ये खबर थी। ये सबके लिए खबर थी। तो सभी जो हमारे भाई लोग हैं, देखिए इसमें जो एक मसौदा था उसमें ये कहा गया कि भाई 10% आरक्षण तो हम B ग्रेड से जो रिटायर हैं जैसे JSU हैं उन्हें देंगे और जो जो C ग्रुप से हैं उन्हें 20% आरक्षण देंगे हम नौकरियों में। और कहीं कहीं ऐसा था कि वहाँ पर डायरेक्ट नियुक्ति थी। तो अब ये देखा जा रहा है, अब ये करने की कोशिश हो रही है कि लेटरल एंट्री कराई जानी है, जैसे कि जिस व्यक्ति जिस ग्रुप में है उससे उसे कम का पद नहीं दिया जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर JSU रिटायर है तो उसे जो स्तर है उसका वहाँ आर्मी में नौकरी का, उसी स्तर की ही कोई नौकरी सिविल में प्रदान की जाएगी। और भी जो सिविल जो
अब हम मुद्दे का आवाज़ उठाती हैं। पूर्व सैनिकों का जो संगठन है, इन्हें मजबूत करने की बात करेंगे। और जो पूर्व सैनिकों के संगठन चल रहे हैं वो देखते हैं कि हमारे फौजी भाइयों को क्या परेशानी है, क्या नहीं है, और बिल्कुल कार्रवाई देख के और अपने किसी उससे संबंधित विभाग को या किसी को अवगत कराते हैं, जिससे कि उसका सॉल्यूशन हो सके। तो जितने भी हमारे फौजी भाई हैं वो समझ गए होंगे ये बात। और बाकी तो धन्यवाद, जय हिंद साथियों। अगर मेरी सूचना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये इस चैनल का नाम ही रोज़गार अपडेटेशन है। अगर रोज़गार से संबंधित ये सूचना थी तो आपको देना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि देश का हित तो देश के लिए तो सैनिक ही सर्वोपरि हैं। तो जय हिंद साथियों। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें साथियों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।